हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज परसिव जेल का जीएस का एक प्रैक्टिस सेट है, उसको फटाफट करते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा और सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो बताना है कि कौन सही है। तो इसको देखते हैं। इसे संसद में 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया गया था, तो ये वाला गलत है इसका। अगला है दूसरा कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है, तो ये सही है। लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के लिए संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया, तो ये भी सही है। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत क्या हुआ है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण में 330 ए जोड़ा गया है और 239 ए जोड़ा गया है, संशोधन किया गया और दिल्ली में विधानसभा में महिला को 1/3 सीट पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो अर्थात 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है, तो क्या यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है, तो 15वां। गुजरात का गरबा नृत्य 15वां धरोहर के रूप में शामिल हुआ। आगे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला है रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये सही है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी माना जाता है, ये भी ठीक है। तो दोनों इसमें क्या है, सत्य है। रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और यह एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारतीय मूल की किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया है, तो ये है डॉक्टर समीर सिंह। तो डॉक्टर समीर सिंह को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया प्रमुख घोषित कर लिया गया है, डॉक्टर समीर सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है ग्वालियर और कोझिकोड। तो ग्वालियर और कोझिकोड जो 2 शहर इनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ बना है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। आगे देखते हैं कि कोलकली नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्या है कोलकली नृत्य के बारे में, तो ये दोनों सही हैं। यह केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है कोलकली, और इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है, तो ये दोनों सही हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया, तो हैलुसिनेट। कैम्ब्रिज ने हैलुसिनेट वर्ड को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएसए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी, सही है। और भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने 2023 का खिताब जीता है। तो मिस इंडिया अमेरिका का खिताब 2023 का किसने जीता है, तो भारतीय मूल की थी मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी, इन्होंने जीता है। और इस प्रतियोगिता का शुरुआत 1980 में हुआ था, तो ये दोनों सही है। आगे देखते हैं कि दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो नए भारत के सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किए हैं रामनाथ कोविंद। नए भारत के सामवेद पुस्तक का अनावरण कौन किए हैं, तो ये किए हैं रामनाथ कोविंद। आगे देखते हैं।
आगे है कि हाल ही में लद्दाख के शी बख्तार्न फल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो भारत में शी बख्तार्न हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। दोनों सही है कि लद्दाख का शी बख्तार्न को क्या मिला है, फल को जीआई टैग, और ये कहाँ पाया जाता है, तो यह शी बख्तार्न फल पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2023 में यूएनएचसीआर ने द्वारा वर्ष 2023 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2023 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ये है अब्दुल्लाही मीरे को यूएनएचसीआर 2023 का रेमन शरणार्थी पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये है पहला कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को दिया गया। 2023 का साहित्य नोबेल का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नॉर्वेजियन लेखक हैं जॉन फासे। और वर्ष 2022 में साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका को मिला है एनी एनॉक्स। फ्रांसीसी लेखिका है जिनका नाम है एनी एनॉक्स, इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को दिया गया है। तो ये दोनों क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये सही है। राज्यपाल होते हैं राज्य की विधायिका का अंग, क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर बनाते हैं। और वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये गलत है, क्योंकि इनकी सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। 217 के तहत इनकी सलाह पे किया जाता है। आगे देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक भी कहा जाता है। तो दोनों सही हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री हर 5 वर्ष बाद पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय समिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, ये गलत है। मुख्यमंत्री वित्त आयोग का गठन नहीं करता है। आगे है सेकंड पॉइंट कि राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। तो ये सही है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर है कि राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा क्या होता है, उस राज्य का विधान परिषद सृजन होगा या उसका विघटन होगा, अर्थात समाप्ति हो जाएगा। तो राज्य का विधानसभा इस पर संकल्प पारित करेगा, उसके बाद संसद द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि 1, 2, 3 में से कौन सा सही है। तो ये तीनों सही है। तीनों देखते हैं क्या सही है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में प्राधिकरणों की स्थापना को बंद करता है। तो ये पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में अधिकरणों की स्थापना कौन करता है, उसका उपबंध 323A के अनुच्छेद के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि अधिकरण जो 323A में है उसके सदस्यों में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, तभी उनकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से भी इनकी स्थापना की जा सकती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद नया राज्य बना देगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 267। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ये होता है उद्देशिका में जो प्रस्तावना है उसमें। अगला है
कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा भारत का। ये 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें से 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं है, क्योंकि वह भारतीय नागरिकता का अगर प्रत्याग करता है तो क्योंकि यहाँ की एकल नागरिकता है तो भी वह नागरिकता खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तो भी यहाँ की नागरिकता खो देगा, और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो यहाँ का नागरिकता नहीं खोएगा। ऐसा कोई नहीं है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है, वो निक जोनस से शादी की पर उनका नागरिकता नहीं गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो सही बात है, 51 क में है मूल कर्तव्य का प्रावधान। सेकंड पॉइंट है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो बताना है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST आयोग है, और SC/ST अल्पसंख्यक की सब वह है संवैधानिक, परंतु ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी सबके बाद में गठन किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये संबंधित है भाग 9 का ए। भाग 9 है पंचायत, 9 का ए है नगर पालिका, अनुसूची 12 भी है नगर पालिका से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि क्षोभ मंडल में कौन सा सही है। इसमें इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी है, 13 किलोमीटर है, ये सत्य है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, गलत है, वो पहली परत है और इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये बात भी गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन है कि पंजिया से टूटे हुए उत्तरी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को लॉर्सिया कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या है, दोनों कथन गलत है, क्योंकि ये उल्टा दे दिया है। गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। अटाक क्षेत्र में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। अटाक क्षेत्र में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है, सही है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से है, ये भी सही है। तो सिंधु का उद्गम सिनकाबाब जलधारा से है और ये अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ मिलती हैं। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य मिलते हैं, कौन से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। जो लास्ट वाला राज्य है वो मिलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना कि इनमें से कौन सही है। इनमें से दोनों सही हैं कि भारत में महानदी दामोदर सोन तीनों नदियां घाटियां कोयला भंडार में समृद्ध हैं। महानदी दामोदर और सोन तीनों कोयला भंडार में समृद्ध हैं, और भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है छत्तीसगढ़। यहाँ पर सबसे अधिक कोयला होता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र निकट समुद्री घास प्रवाल भित्तियां नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ कई द्वीप शामिल हैं। तो ये कहाँ पे हैं। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदरवन भी नहीं है, मन्नार खाड़ी है जो बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में है, वो है सबसे ज़्यादा दुनिया का समृद्ध। आगे है कि बताना है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या सिराको कहा जाता है।
सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? शिराको। और शिराको पवन प्रणाली को मिस्र में खमसिन कहा जाता है। शिराको पवन प्रणाली को मिस्र में खमसिन कहा जाता है। ये दोनों कथन सही है। शिराको को मिस्र में खमसिन, और ये कहाँ से चलता है शिराको? ये चलता है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1922 में शुरू किया गया, 82 में शुरू किया गया था। तो ये ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1900। और अगला है कि रानीपुर टाइगर जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये गलत है। आगे देखते हैं, वैसे भारत का टाइगर रिजर्व तो शुरू हो गया था 1973 में, ये 1982 क्यों तरह पता नहीं, एक बार सब देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं कि कोपिन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आता है CWG में। उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया CWG में आता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, और इस गुण का कारण क्या है? तो उसका बहुत अधिक उच्च घनत्व। ब्लैक होल में से कोई विकिरण बाहर नहीं आता क्योंकि इसका घनत्व बहुत उच्च होता है। अगला है क्वेश्चन कि ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि कौन सा दोनों सही है, कौन सा सही है। तो जो हम लोग का है क्या है, ये ग्रीष्मकांत में के पहले मानसून वर्षा होता है, तो यह केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में से कॉफी वर्षा, ये चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। तो ये भी सही है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, और केरल कर्नाटक में मैंगो शावर्स। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। तो बिहार की सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती हैं, ठीक है, और उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड से मिलती हैं, सही है। सेकंड है कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। तो गलत है क्योंकि ये अररिया नहीं है, कटिहार है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसको सबसे पहले किसने कहा था? कोपर्निकस ने कहा था कि पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी केंद्र नहीं है, कोपर्निकस के द्वारा कहा गया था। अगला पॉइंट है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो जापान के दो द्वीप पर द्वीप हैं, तो वो कौन सा है? तो हिरोशिमा है होन्शु पे और नागासाकी है क्यूशु द्वीप पे। हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पे है और नागासाकी है क्यूशु द्वीप पे। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पे और नागासाकी क्यूशु द्वीप पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो बताना है कि मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है कौन सा प्लेट? तो ये है कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट स्थित है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ता है गिब्राल्टर जल डमरू मध्य। भूमध्य सागर को अटलांटिक से कौन जोड़ेगा? तो गिब्राल्टर जोड़ता है, गिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है परतदार चट्टान के बारे में। तो ये है, तीनों सही है। परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं और परतदार जो चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि
बताना है सही इस पे। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहेंगे? पम्पास। और अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? विल्ड ग्रास लैंड। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जो घास के मैदान है उसको बोलेंगे विल्ड ग्रास लैंड। और मध्य अक्षांशीय घास को पम्पास दक्षिण अमेरिका में, और शीतोष्ण घास के मैदान को विल्ड ग्रास लैंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना और लीलाजन के संगम से बनता है फल्गु नदी, मोहाना और लीलाजन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है, तो इसमें से तीनों सही है कि बिहार के जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, और बिहार के रोहतास जिले में पाइराइट का सबसे अधिक विकास है, और चूना पत्थर बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार का अगर जो भी करेंट है ये सब ना खनिज वगैरह या सारा जो भी सिलेबस है, तो मैं परम इसका वीडियो बनाई हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग, उससे कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से, उसमें कवर किया गया है खनिज वगैरह। आगे है कि बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो बताना है कि कौन सा स्थान से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है? तो ये है कहाँ पे? रामपुरवा और लौरिया अरेराज, जो पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा और लौरिया अरेराज, यहाँ से प्राप्त हुआ है अशोक का लघु स्तंभ लेख, लौरिया और रामपुरवा से। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासन के काल में चीनी यात्री फाहियान बिहार में 3 वर्षों तक रहा था? तो फाहियान 3 वर्षों तक बिहार में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नौप्रसारकालीन स्थल बिहार में स्थित है? तो स्थित है कौन सा? चिरांद और चेचर। चेचर वैशाली में, चिरांद है सारण में। चिरांद सारण में और चेचर वैशाली में, ये दोनों स्थित है प्रसारकालीन स्थल, नौ प्रसारकालीन स्थल। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है। तो बताना है कि वज्जी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, ठीक है। और मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज थी। और प्रथम जो वज्जी था, जो वज्जी का वैशाली और मगध का गिरिव्रज, और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे बुद्धो भगत और सुरगा मुंडा। सुरगा मुंडा और बुद्धो भगत, इन दोनों ने क्या किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और सिद्धू कान्हू नहीं थे क्योंकि ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, 1855 में हुआ था। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या में कितना वृद्धि हो गया है? तो ये हो गया है 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अब ज़्यादा रहने लगे हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा दिया गलत है, तीसरा है। बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य बनने के बाद देश में 12वां स्थान है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना के बाद 12वां स्थान हो गया है, पहले 13वां था, अब 12वां हो गया है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 किलोमीटर है, और ये 12 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में स्थित है कौन सा झील? तो तीनों झील स्थित है, कांवर झील और गोगाबिल झील और अनुपम झील। कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल झील कटिहार। और आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ था। सही बात है, पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम आए थे बिहार में। बिहार में क्या पड़ा? तो भारत में सबसे पहले वहीं आए थे।
बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुआ था, ये भी सही है। और पटना में हुआ था 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना। आगे है अगला क्वेश्चन है कि बिहार वर्ष 1934 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यक्ष नहीं थे, ये सचिव थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 1934 में जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यह नदी गंगा की एक प्रमुख उपनदी है घाघरा। तो गंगा में आके मिलती है, इसके सहायक है। छपरा के निकट यह गंगा आके घाघरा क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोनों सही है। आगे देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज हुई है? तो 2001 से 11 में मधेपुरा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज हुआ है। आगे देखते हैं बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। तो सही है, 483 है ये, और इधर से है 345। तो ये दोनों क्या है, सही है। 483 345 दोनों सही है। और बिहार के उत्तर में नेपाल तथा चीन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गलत है, चीन से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बिहार के मुंगेर में है। भीम बांध है बिहार के मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो यह है धौलावीरा। अपना उन्नत जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं तो मास्की और गुर्जरा निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। तो बात सही है। मास्की, गुर्जरा और निट्टूर और उडेगोलम, मास्की गुर्जरा निट्टूर और उडेगोलम में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। और सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अशोक के अभिलेख थे उसको पढ़ा था। किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे सबसे पहले। और अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, बिल्कुल सही है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी सही है। और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, जो लोगों की बोलचाल भाषा थी, तो इसीलिए प्राकृत भाषा में हुई थी, तो ये भी सत्य है। और इसका प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। तो लोथल से गोदी बारा के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। लोथल से गोदी बारा के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से हल की प्रतिकृति का साक्ष्य मिला है बनवाली से। और लोथल से गोदी बारा और बनवाली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल प्रतिकृति के साक्ष्य। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत की और हल की बनवाली से और लोथल से गोदीबारा का। तो आगे देखते हैं, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े खारिज में की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने भगौड़ा जो खारिज में था उसका खोज करते करते कि कहाँ है, सिंधु नदी तक पहुंचा था। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंधु नदी पर पार की थी। तो ये गलत है। तैमूर तुगलक के समय नहीं आया था, एमबीटी के समय नहीं आया था। वो तो 1499 के आसपास आया था, अंतिम जब चल रहा था तुगलक वंश का शासन का। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं हो। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्को पोलो इटली का था, ये भी ठीक है।
और नूनीज कहाँ का था, तो नूनीज था पुर्तगाल का। और अब्दुल रज़ाक जो दिया है ये गलत है। आगे देखते हैं कि ये तो लूसेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लूसेंट का इंसिडेंट पढ़ने से भी कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में शब्द फवाजिल जो है वो किसे निर्दिष्ट करता है। तो मध्यकालीन भारत में फवाजिल शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये निर्दिष्ट करता है अधिशेष भू राजस्व को। मध्यकालीन भारत में शब्द फवाजिल अधिशेष भू राजस्व को निर्दिष्ट करता है। मध्यकालीन भारत में फवाजिल बोलते थे, अधिशेष भू राजस्व को। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उसमें से एक बेरोजगारों के लिए भी किए, रोजगार कार्यालय की स्थापना किए थे। आगे निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना है। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। और भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761, मराठा इब्राहिम लोधी थे, बिल्कुल गलत है। और दूसरा पॉइंट है कि इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया था, ये बिल्कुल सही है, ये सदाशिव भाव ने किए थे ये। आगे देखते हैं, इब्राहिम लोधी के बीच नहीं था, ये तीसरा था, अहमद शाह अब्दाली के बीच था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों में क्या है, कौन सा सही है, देखना है। तो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है, बिल्कुल सही है, तो सबको पता है। सामान्यतः सेकंड पॉइंट है कि सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं और रक्त तरंगे होती हैं। तो जो टेलीविजन रिमोट में होता है वो अरक्त तरंगे उपयोग की जाती हैं और ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, इसका आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है पानी, उसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी महत्तम होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है और आयतन वॉल्यूम जो होती है क्या होती है, 4 पे सबसे कम होती है। तो पहले घटेगा, कोई 4 पे मिनिमम चल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे 4 के बाद बढ़ना शुरू होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोरियम पर के बारे में बताना है। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, बिल्कुल सही बात। यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी ठीक है। और थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मोनाजाइट है, ये भी ठीक है। तो थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा देखते हैं कि तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत है। गुरुत्वीय जो संकुचन होते हैं वो भी ऊर्जा का एक स्रोत है। और सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है, ठीक है। और सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पे होने वाला नाभिकीय विखंडन है, ये गलत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन से होता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पर से कौन सा अर्धचालक है। तो बताना है इनमें से कौन सा अर्धचालक है। तो इसमें अर्धचालक है जर्मेनियम और सिलिकॉन है, दोनों क्या है, उपधातु है, दोनों अर्धचालक है। आगे देखते हैं, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु से बनी होती है, जो टंगस्टन और सोडियम से बनती है। जो हैलोजन लैंप होते हैं उनकी तंतु बनती है टंगस्टन के साथ सोडियम भी होता है। आगे के निम्नलिखित में से किस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, ओस नहीं बन पाता है। आगे है कि एप्सम लवण निम्नलिखित में से किसका यौगिक है। तो एप्सम लवण यौगिक है किसका, मैग्नीशियम का। एप्सम लवण मैग्नीशियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य तरंगों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है।
तो प्रश्रव्य तरंगे जिसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ होता है, ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ भी करती है और इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। आगे देखते हैं कि चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थात जो पराध्वनि तरंगे वो निकालते हैं रात में, वो वापस रिटर्न होके कोई जो रहेगा उनका शिकार उससे आता है, तो उनको अंदाजा लगता है कितना दूरी पे क्या है मेरा शिकार है। आगे है कि चंद्रमा के धरातल पे दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और जो ध्वनि का है तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए आवागमन के लिए। आगे है कि सिटी स्कैन करने में निम्नलिखित में से प्रयोग में लाई जाती है क्या? तो सिटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सिटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है कि रामोशी विद्रोह निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोशी विद्रोह किधर हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो ये था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया दिया। अगला क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक जो है मिरातुल अखबार, तो इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किए थे राजा राम मोहन राय ने, और ये फारसी के भी बहुत अच्छे जानकार थे और मिरातुल अखबार को इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था और 1907 में सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था और 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? इसका नाम था द इंडियन ओपिनियन, और यह दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुआ था। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, और केशव चंद्र सेन जो मुंबई में आचार्य थे इनकी प्रेरणा से किए थे। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। महादेव जो गोविंद रनाडे थे, MG रनाडे, ये इस संस्था से प्रार्थना समाज से कब जुड़े थे? तो 1869 में, और इसके मुख्य संचालक भी बने थे MG रनाडे। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। आगे है कि बताना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके कि कौन सा आंदोलन सत्याग्रह में सक्रिय थे। तो इसके सही हैं तीनों के तीनों। फराइजी आंदोलन, इसके कौन थे नेतृत्व करता? तो हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह, और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, और समाजवादी आंदोलन जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के ये सचिव भी थे जयप्रकाश नारायण। आगे है कि निम्नलिखित में से इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि कहाँ से कौन लोग इसका नेतृत्व किए थे। तो बरेली से किए थे कौन? बरेली से नाना साहब, ये गलत है। फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमदुल्ला, ये बस सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। 1885 में लॉर्ड डफरिन थे। आगे है क्वेश्चन
कि हंटर आयोग के समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग के समय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। रैले आयोग के समय लॉर्ड कर्जन थे और सैडलर आयोग के समय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रैले आयोग जब बना था तो लॉर्ड कर्जन थे, हंटर आयोग के समय लॉर्ड रिपन थे और सैडलर आयोग के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा अशरफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में थी अरुणा अशरफ अली, और इन्होंने ही क्या किया था, रेडियो पे प्रसारण किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का बात जन जन तक पहुंचाया था इन्होंने। अगला है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। तो मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबुलियत की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने, जो कि कृषकों में बहुत हेल्प किया था। ये आगे है, निम्नलिखित में विचार करना और बताना है कौन सा सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुभारंभ किए थे। और रैयत वाली व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का भू क्षेत्र 51% हिस्सा शामिल था, ये विषय है। सेकंड है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बाराहमहल जिले में लागू किया गया था, बिल्कुल गलत है। अस्थायी बंदोबस्त तमिलनाडु में नहीं, उधर तो रैयत वाली व्यवस्था लागू हुआ था। ये हुआ था अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रांतों में। आगे है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो मुगलों के कौन सा शासक थे, जहांगीर थे, जहांगीर के और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य क्या हुआ था, चित्तौड़ की संधि हुआ था। मुगल के राजा जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे, बी डी सावरकर थे, सही है। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना सचिंद्र सन्याल के थे, भी सही है। अनुशीलन समिति का महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत है। ये अनुशीलन समिति का महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि अनुशीलन समिति सचिंद्र सन्याल थे, महात्मा गांधी नहीं थे। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि इनमें से कौन सही है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था 1451 ईस्वी में, और ये ठीक है, 1451 में बहलोल लोधी ने किए थे। और 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य जो खतौली का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1518 में हुआ था, पानीपत के पहले युद्ध से कुछ समय पहले। आगे देखते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है, तो ये 1966-67 जब रोलिंग प्लान चला था, 66-67। आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक क्या है कि संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, ठीक है। और इसका गठन अनुच्छेद 280 में होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये भी सही है। और अभी कौन है, एनकेसी। आगे देखते हैं कि ब्याज की वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के को अल्पावधि को सुधार देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर पे RBI क्या करता है, बैंकों को कम समय के लिए उधार देता है, और बैंक दर बोलते हैं जब ज़्यादा समय के लिए उधार दें। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति सम्मिलित नहीं है। तो जो समिति है सम्मिलित है वो है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, जनसंख्या से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला और स्वामीनाथन जनसंख्या, और ये गोस्वामी वाला गलत है। आगे देखते हैं। किस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। तो जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है वहां पे
प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जैसे कृषि। जो पुश्तैनी कृषि होती है उसमें जो घर के मेंबर कुछ और रोजगार नहीं कर पाते, सबके सब लगे होते हैं, जबकि आवश्यकता उतनी नहीं होती है लोगों की, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। आगे है कि किस समिति द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में की गई? तो वर्ष 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा की गई थी। 1926 में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा हिल्टन यंग समिति ने किया था कि केंद्रीय बैंक का गठन हो। आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना बिल्कुल ही सही है। सरकार का बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है और मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है। महंगाई घटता बढ़ता है तो उस समय शाख सृजन का काम इसका नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अटल नवप्रवर्तन मिशन AIM किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अटल नवप्रवर्तन मिशन AIM अधीन किसके स्थापित किया गया है? नीति आयोग के अधीन। अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग के अधीन स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया है? मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन हुआ है 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन हुआ है किस तिथि को? तो ये हुआ 25 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक जो नाबार्ड है, इसका क्या लक्ष्य है? तो नाबार्ड का लक्ष्य है कि ग्रामीण शाख को उपलब्ध कराना। नाबार्ड का लक्ष्य ग्रामीण शाख को उपलब्ध कराना। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया 33.7%। तो जो बिहार का प्रति व्यक्ति जो उत्पाद है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो गया है, कितना? 33.7%। आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये है 54,383 रुपया। तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 54,383 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना था? तो ये था 6,14,431 करोड़। 6,14,431। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 6,14,431 करोड़। आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका हिस्सा है 21.2% और द्वितीय क्षेत्र का 18.1% और सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र है कितना? 60.7%। तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है 60.7%, द्वितीय का 18.1% और प्राथमिक का 21.2%। आगे देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? तो सबसे समृद्ध है पटना और फिर उस बेगूसराय, फिर है मुंगेर। तो सबसे समृद्ध है पटना तो है ही, उसके बाद है बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे गरीब जिले कौन है? तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। सबसे अमीर थे पटना, बेगूसराय और था मुंगेर। उसके बाद गरीब में कौन हो गया? शिवहर तो है गरीब, हर मामले में पीछे है वो, और उसके बाद अररिया है, उसके बाद सीतामढ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल सही है। और मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज लुई पास्चर ने किया था? रेबीज टीका किया गया था, बिल्कुल सही। और दूध के पास्चुरेशन का भी किया था लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका का भी लुई पास्चर ने और दूध पास्चुराइजेशन का भी किए थे लुई पास्चर ने। पोलियो का टीका जाने साल है, तो ये गलत है।
पोलियो का टीका का खोज किए थे जॉन साल्क। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, बिल्कुल सही। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। आगे देखते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो एल्कीन। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन और सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन। सिंगल एल्केन, डबल एल्केन और ट्रिपल एल्काइन। आगे देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो ये है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो रक्त को ऑक्सीजन जो ले जाता है उसकी क्षमता को प्रभावित करता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है वैसी एक धातु मात्र ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है और इसे कैसे सही से किया जा सकता है? तो जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो उसको निकट दृष्टि दोष है, अर्थात जहाँ की वस्तु दिखाई देती है वहीं दृष्टि दोष होता है। तो दूर की उसको नहीं दिख रही है, इसका मतलब निकट की दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो दूर स्थित वस्तु है उसके ताप को ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया? तो मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चला है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। कार्यानंद शर्मा ने बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया, कहाँ पे? तो मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसका कि इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही किया था और यह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र भी था और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को और उसने नालंदा को भी खत्म करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो 7 जिले हैं बिहार के जो साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण भी करता है, किशनगंज और मधुबनी भी करता है, परंतु मधेपुरा नहीं करता है और मधेपुरा में ही सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था दशकीय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसको देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भी किया गया। नेक्स्ट है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी को धर्म का छूट दिया गया और इसी में ही शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपया भी आवंटित किया गया था। और कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ है तो बनारस में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन को किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो भारत के उद्धारक की संख्या लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो ये यंग इंडिया से संबंधित थे, नवजीवन से भी थे और ये दोनों से थे, परंतु ये नेशन से संबंधित नहीं थे।
आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच का एक आयोग बना था। आगे देखते हैं कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला बने हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बने थे और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 32 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद हरिजन सेवक संघ बना था। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट किरण से। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण है? तो इनमें से सभी हैं, नेफ्थलीन भी है, कपूर भी है और आयोडीन भी है। ये तीनों क्या है? ऊर्ध्वपातन है, अर्थात ठोस से डायरेक्ट ये गैस में गर्म करने पर परिवर्तित होते हैं, आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन। आगे देख लेते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है वह संवेग संरक्षण पे करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये है सोयाबीन। निम्नलिखित में से दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है बैक्टीरिया द्वारा और ये रासायनिक प्रक्रिया है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया। जब WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। अगला है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है आयोडीन। समुद्री घास आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। अगला है 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है वाराणसी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन हुआ है वाराणसी में। हाल ही में बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत हुई है? तो ये हुआ है पटना में। पटना में मोम से बनी प्रतिमा से म्यूजियम का शुरुआत हुआ है। मई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है बिहार। बिहार को 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में इसको चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए सर्वोच्च सम्मानित किया गया है बिहार को। अगला है कि जून 2023 में बिहार के दरभंगा जिले की किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान मिला है? तो बिहार रत्न सम्मान मिला है सोनी चौधरी को। बिहार रत्न सम्मान एक मैथिली लोक गायिका हैं, उनको मिला है सोनी चौधरी को। नेक्स्ट है कि बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है गायत्री कुमारी। तो गायत्री कुमारी को द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है और ये शेखपुरा जिले की नर्स हैं। आगे है कि जुलाई 2023 में किस राज्य के रहने वाले पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामवंद की चढ़ाई की है? तो ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं कौन? तो अमित कुमार नेगी, और इन्होंने ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दामवंद पे चढ़ाई भी किया है। आगे है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश की एक निजी कंपनी लैंड स्पेस ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये है चीन के हैं निजी लैंड स्पेस कंपनी, जिसका नाम है निजी लैंड स्पेस कंपनी है और ये मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है, चीन की कंपनी है। तो अब ये हमारा क्या होता है, सेट 150 क्वेश्चन का समाप्त होता है और दूसरा सेट ऐसे ही अब करा देंगे तो 1 घंटा में हो जाएगा 150 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन। और आप लोग को किसी और चाहिए किसी और का सेट तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और धन्यवाद।